डेल नॉट। अब देखते हैं अपन D8, D9 और D10 के लिए। तो इसके अंदर क्या आएगा, D8 के लिए अपन देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, दो चीज़ें हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को सबसे पहले, और इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, T2G में 3 कक्षक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। फिर ये निम्न ऊर्जा स्तर में है तो पहले इसे पूरा भरना होगा। तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग के लिए भर जाएंगे इसमें। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं अपन ने और 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, EG में। तो EG में उच्च ऊर्जा स्तर में है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले, उसके बाद इनकी पेयरिंग होगी। तो अगर इसके अंदर अपन देखें CFSE कैसे निकालेंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या है CFSE का, ऑक्टाहेड्रल के लिए -0.4 इंटू n की संख्या क्या है यहाँ पर, T2G वाला पद कर रहे हैं अपन, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो -0.4 इंटू 6 प्लस EG वाला पद देखते हैं। अब की बार EG में इलेक्ट्रॉन है तो ये पद 0 नहीं होगा, तो क्या आएगा, +0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, डेल नॉट प्लस आगे लिखा हुआ है 3 पाई। अब 3 पाई ये किस तरीके से आया, मैंने बताया था, अगर P पाई क्या है यहाँ पर, युग्मन ऊर्जा है। P तो यहाँ क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे अगर 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3, युग्मों की संख्या कितनी हो गई, 3। और पाई क्या है यहाँ पर, युग्मन ऊर्जा या फिर पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉन डबल डबल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मन ऊर्जा की संख्या, युग्मन ऊर्जा का मान कितना हो गया, 3 पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल नॉट प्लस 3 पाई। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, -1.2 डेल नॉट प्लस 3 पाई। तो ये हो गया आपके D8 के लिए। इसी तरह अगर अपन आगे देखें D9 के लिए, तो D9 में वही 9 इलेक्ट्रॉन है। तो T2G के अंदर पहले भरे जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन, अपने पास बचे 9 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो EG के अंदर जाएंगे ये तीनों इलेक्ट्रॉन, और कैसे भरे जाएंगे, पहले 2 EG कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले EG कक्षक में भरा जाएगा। और इसके लिए मान कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू T2G कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 प्लस 0.6 इंटू 3 EG वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 डेल नॉट प्लस। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर 4 पाई कैसे आया युग्मन ऊर्जा के लिए। 4 पाई इसलिए आएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है इसमें 4, युग्मों की संख्या 4 है जो कि युग्मित है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, युग्मन ऊर्जा का 4 पाई आ जाएगा। अब आगे देखते हैं D10 के लिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 इंटू 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें T2G में, प्लस 0.6 इंटू 4, क्योंकि EG में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, डेल नॉट प्लस 5 पाई, क्योंकि 5 पाई इसलिए क्योंकि 5 जो हैं युग्म हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि डबल डबल प्रेजेंट है। इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला तो T2G और EG वाला पद आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 पाई ये आता है D10 के लिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि D4, D5, D6 और D7 के लिए किस तरीके से CFSE की गणना करेंगे। तो अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो मान लो अपने पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर की दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है अपने पास। लिगैंड के दो हैं, दो तरीके के लिगैंड है, एक तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है और एक है अपने पास प्रबल क्षेत्र लिगैंड। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के अंदर तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में क्या होगा, पहले T2G और EG के अंदर विपाटन होगा ऊर्जा का, फिर उसके अंदर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपन को भरने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो किस में भरे जाएंगे, EG में और T2G में सॉरी, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अपना EG के अंदर चला जाएगा, यानी कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी CFSE की वैल्यू क्या आएगी, इसमें युग्मन ऊर्जा नहीं है क्योंकि कितने हैं, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। इसी तरीके से अपन देखें अगर प्रबल क्षेत्र का लिगैंड होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसमें ही
पेयरिंग होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पहले निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम उतने भरता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो क्या होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में यानी कि ईजी कक्षकों में भरे जाएंगे। तो अपन देखें अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है तो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान आता है -1.6 डेल नॉट प्लस पाई। इसी तरीके से अगर अपन D5 के लिए देखें तो दुर्बल क्षेत्र में इसका मान आता है 0 और प्रबल क्षेत्र में इसका मान आता है -2.0 डेल नॉट प्लस 2 पाई। ठीक है, प्रबल क्षेत्र के अंदर। फिर D6 की इसी तरीके से D6 और D7 की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है। D6 के लिए दुर्बल क्षेत्र में है -0.4 डेल नॉट प्लस पाई और प्रबल क्षेत्र के लिए है -2.4 डेल नॉट प्लस 3 पाई। D7 के लिए यही मान है -0.8 डेल नॉट प्लस 2 पाई और प्रबल क्षेत्र के लिए है -1.8 डेल नॉट प्लस 3 पाई। तो इसी तरीके से आप इन सब के निकाल के देखिएगा कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब नीचे एक छोटी सी सारणी दी हुई है जिसके अंदर क्या दे रखा है, अपने कक्षक दे रखे हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है साथ में, और साथ में क्या दिए हैं, द्विध्रुवीय आघूर्ण के मान दिए हुए हैं। अब इस सारणी को एक याद करने का छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि अपने कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं D1 D2 D3 D4 D5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही है 1 2 3 4 5। तो जो म्यू के मान है, चुंबकीय आघूर्ण होता है ये म्यू, तो जो म्यू के मान है ये क्या होता है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है लगभग उतना ही आपके म्यू की वैल्यू होती है। पॉइंट में साथ में आपके थोड़े से नंबर्स अलग होते हैं। तो ये केवल एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन आता है और आपके पास समय नहीं है कि आप उसके लिए म्यू की वैल्यू निकाल सको, क्योंकि द्विध्रुवीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, ये छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आपको आंसर जल्दी पता चल जाएगा कि जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लगभग पॉइंट की अगर बाद के अपन नंबर छोड़ दें तो लगभग म्यू की वैल्यू भी क्या होती है, उतनी ही होती है। जैसे कि D1 के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो म्यू की वैल्यू क्या है 1.73। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। D2 के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग। D3 के लिए 3 है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से जैसे D8 के अंदर 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वही म्यू की वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। D1 के लिए, D9 के लिए एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वही आपकी आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास म्यू की वैल्यू हो जाएगी। और D10 के अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण केवल अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ही उसके अंदर इसके मान आते हैं। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब आगे एक आपके क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। इसमें अपन को क्या बताना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे 4 कॉम्प्लेक्स है उसमें से पहला कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, यानी कि वेनेडियम और F6 जिसकी कि ऊपर कितनी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 माइनस है इसके अंदर। तो इसमें वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन -1 में होता है। ठीक है, तो 6 फ्लोरीन है आपके पास तो कितनी हो गई -6 तो हो गई फ्लोरीन की, और बाहर कितना है -3, तो वेनेडियम का कितना होगा, वेनेडियम होगा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इन चारों की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है आपको। फिर आपको देखना है कि किस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है, किस में जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले के अंदर तो क्या है,
दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी T2G और EG में। पहले EG में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर EG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। लेकिन मिडल टू जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं आयरन वाले, इसमें देखना ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, एक में +2 है और एक में +3 है। इसमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या होगा, पहले T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सिंगल सिंगल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनकी पेयरिंग होगी। फिर अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो क्या होगा, वो उच्च ऊर्जा स्तर में यानी कि EG के अंदर भरा जाएगा, नहीं तो वो EG के अंदर नहीं जाएंगे, केवल T2G में ही फिल होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, EG और T2G में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब लास्ट में मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ, लेकिन आप इनको एक बार सॉल्व करके देखना कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ये है इसके आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या होगा, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सेकंड में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, EG में एक भी नहीं है। थर्ड के अंदर T2G में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, EG में 0 होगा। और लास्ट वाले में है T2G में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये है अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE की वैल्यू ज्ञात करना, जिससे कि क्या होगा, इनके स्टेबलाइजेशन एनर्जी का पता चलेगा। इन चारों के लिए आप स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकालना CFSE। ठीक है, आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।